अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके नावल लिख रहा हूँ, उसका नाम है राह मोहब्बत। तो इसके राइटर हैं कुर्तुलैन काज़मीन। तो इस नावल का शुरू करते हैं। रात की चादर सिमटी तो सुबह का सूरज तुलू हुआ। पढ़ने पढ़ाने और कमाने वाले अली सुबह ही उठ जाते हैं। सुबह का सूरज जो खान वेला में भी उतरा तो सब अपनी अपनी मंजिल को जाने को तैयारियों में लग गए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। गाना गाते हुए तो कीर बालों में कंघी कर रहा था। कॉलेज जाने को वो तैयार था और अब आराम आराम से गाना गाते हुए बालों को स्टाइल दे रहा था। बालों के मामले में वो बहुत संजीदा रहता था। रोज़ नए नए स्टाइल बनाता था जो इस पर जचते भी थे। तो कीर आकर नाश्ता कर लो, अभी चचा मियाँ आ जाएंगे तो लेट हो जाओगी, अम्मी ने आवाज़ दी। तो कीर बुरा मुंह बनाते हुए शाहिद की तरफ मुड़ा जो अपने जूतों के तस्मे बंद करने में मशगूल था। एक तो यार अम्मी तैयार भी ठीक से नहीं होने देती, इसका हमेशा का शिकवा था ये शायद शाहिद ने इग्नोर किया। इतने में चचा रहीम हारन बजाने लगे तो कीर गुस्से से कंघी बेड पर फेंकता बैग कंधों पर डाले कमरे से निकल गया। चाचा रहीम एक 1.5 उम्र आदमी थे जो कि घर के मुलाजिम थे, लेकिन इस सब इनकी इज्जत करते थे। फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था इनको। कॉलेज ना हुआ, अजाब हो गया तो कीर की पढ़ाई से हमेशा जान जाती थी और अभी इसका हेयर स्टाइल अधूरा रह गया था। इसका चिढ़ना बनता था। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अम्मी ने आवाज़ दी लेकिन वो अनजान बनता हुआ गाड़ी में जा बैठा जहाँ रहीम चाचा इसका इंतज़ार कर रहे थे। इतने में शाहिद भी जल्दी से नाश्ता किए बगैर ही निकल गया। रुखसाना खातून, एक तो आजकल के स्कूलों ने बच्चों का खाने पीने से रोका हुआ है और इतने घर के काम, कब शाहिद का कॉलेज ख़त्म हो और कब मैं बहू ले आऊँ, कब तक इन बूढ़े जिस्म से काम करती रहूँगी। शाहिद की माँ की ख्वाहिश भी बाकी माओं की तरह ही थी। तो कीर और शाहिद 2 भाई थे और 2 बहनें। इनकी और दोनों शादीशुदा हैं। बुशरा और लारेब दोनों खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लारेब का शौहर शुगर कंपनी का मालिक है और काफ़ी अमीर है और लारेब को इन पर काफ़ी घमंड भी है और वो हमेशा बहुत तैयार रहती है ब्रांडेड चीज़ें कुछ फैशन के लिए, कुछ दूसरों पर रौब डालकर इनको सासे कंपनी में मुब्तला करने के लिए। बुशरा भी एक अच्छे ख़ानदान में ब्याही हुई है लेकिन इनके मुकाबिल की नहीं। शाहिद के वालिद की इस्लामाबाद में फैक्ट्री है, कपड़े की मिल और अच्छा गुजारा हो रहा है। एक हद तक वो काफ़ी अमीर है। ज़रूरियाती ज़िंदगी के अलावा हर किस्म की स्ताइश ज़िंदगी भी इनको मैसर है। घर में नौकरों की एक बड़ी फ़ौज जमा की हुई है। रुखसाना इनकी वालिदा घरेलू खातून है जो आज के दौर में भी जहाँ नौकरों की वजह से औरतें काहिल हो गई हैं, ज़्यादातर काम खुद करती हैं। बच्चों शौहरों के लिए खाना बनाना और इनके नाज नखरे उठाना वो बहुत पसंद करती है। सिर्फ अपने ही नहीं, रिश्तेदारों और नौकरों के बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। कॉलेज टाइमिंग शुरू होते ही स्टूडेंट वोके से आना शुरू हो रहे थे। कुछ वहीं कॉलेज में वहाँ हॉस्टल में रहते थे तो कुछ अपने घरों से आ रहे थे। शाहिद बेंच पर बैठा बेजारी से आते जाते स्टूडेंट्स और टीचर को देख रहा था और वो जिस चेहरे को ढूंढ रहा था वो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। बैठे बैठे से कोफत होने लगी तो वो खड़ा हो गया। घड़ी पर एक नज़र डाली तो क्लास का टाइम हो रहा था। एक उम्मीद भरी आखिरी नज़र दरवाजे पर डाली, शायद इसका मनपसंद चेहरा आ जाए, लेकिन मगर उम्मीद दरवाजे तक पहुंचकर वापस पलट आई थी। उदासी से माथे पर आए बालों को एक हाथ से पीछे करता, दूसरे हाथ से बैग उठाकर कंधे पर डालते वो सुस्त कदमों से चलता हुआ क्लासरूम की तरफ बढ़ गया जहाँ नटखट सा तोकीर इसका इंतजार कर रहा था। तोकीर शाहिद से 1 साल छोटा था लेकिन दोनों ही एक क्लास में थे। शाहिद का भी पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट ना था। वो दरअसल अपनी मैम जोना की वजह से दोबारा कॉलेज आया था। मैम जोना जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, ज़हीन इतनी कि हर फार्मूला चुटकियों में हल कर दे, मगर रुपए की तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़कर शोबा तालीम से वाबस्ता हो गई थी। शाहिद को वो बहुत पसंद थी। वैसे तो वो सबको ही पसंद थी लेकिन शाहिद का नज़रिया सिर्फ तोकीर ही जानता था। सब स्टूडेंट क्लास में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में मैम जोना भी क्लास में पहुंच आई। थोड़ी सी इधर उधर की बातों के बाद वो आज के टॉपिक की तरफ आई थी। सब इन्हें गौर से सुन रहे थे जबकि शाहिद की नजरें इनके सरापे का जायजा ले रही थी। आज उन्होंने स्याह काले बाल खोले हुए थे और स्याह लिबास में मलबूस थी और बड़ी आंखें, चेहरा चांद की तरह रोशन, गुलाबी रंग का हल्का हल्का मेकअप लिप ग्लो लगाया हुआ था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाहिद, आपका ध्यान कहाँ है? नहीं पढ़ना तो आप बाहर जा सकते हैं। शाहिद को सोचों में गुम देखकर मैम जोना बोली, शाहिद मैं आपसे बात कर रही हूँ। शाहिद पर कोई असर ना होता देखकर मैम ने हाथ में पकड़ा मार्कर से मारा, मगर वो फिर गहरी सोच में डूबे मुस्कुरा रहा था। आप? मैम जोना की बात मुंह में ही रह गई थी। अचानक मैम जोना को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। शाहिद की सोचों को एकदम ब्रेक लगा। वो दौड़ता हुआ सबसे पहले इन तक पहुंचा था। क्या हुआ मैम? होश में आए शाहिद इनका चेहरा थपथपा रहा था मगर जवाब नहीं आया।
एम्बुलेंस को बुलाओ। वो एकदम ज़ोर से दहाड़ा था। सब स्टूडेंट डर कर पीछे हुए। तोकीर ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर एम्बुलेंस को कॉल की। एक दो स्टूडेंट कॉलेज की इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करने भागे थे। थोड़ी देर में एम्बुलेंस और कॉलेज की इंतज़ामिया दोनों पहुंच गए थे। बेहोश हुई जुना को अस्पताल ले जाया गया था। शाहिद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज शाहिद ने जाना मैम जुना इससे सिर्फ अच्छी नहीं लगती थी, वो इनकी मोहब्बत में मुबतला था और महबूब को आंखों के सामने इतनी तकलीफ में देखना ज़ियत की इंतहा थी। शाहिद की दिल की धड़कन रुक रुक के चल रही थी। वो बहुत परेशान था। वो थोड़ा वक्त कॉलेज में वो बेचैनी से चहलकदमी करता रहा और फिर बाकी की क्लासेस बंक करके घर चला आया। शाहिद घर पहुंचा और बिना किसी से कुछ कहे कमरे में चला गया। इसकी जहन में बहुत सी बातें थी कि अचानक महम बेहोश होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या करूं, कैसे पता करूं। और मोहब्बत करने वालों को तो महबूब को तकलीफ देती हवाएं, धूप, चांद की ठंडक तक परेशान कर देती है। शायद घर तो लौट आया था मगर परेशानी के मारे इसका बुरा हाल था। इसके ज़हन में बहुत सी सवालात चल रहे थे। जुना क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो ठीक होगी या नहीं, वगैरह वगैरह। सोच सोच के इसका दिमाग थक गया था। महबूब कहाँ होगा, कैसा होगा, ये वो सवालात हैं जो महब को मौत से पहले मारते हैं। शाहिद परेशानी के आलम में कमरे के चक्कर काट रहा था। एक पल का सुकून से नहीं मिल रहा था। इसके अंदर कहीं बहुत अंदर बेचैनी फैली हुई थी। कोई डर था जैसे खाया जा रहा था। वो डर था जुना को कुछ हो ना जाए। कमरे के चक्कर काट काट कर थक गया तो अस्पताल जाने का इरादा बना लिया। फिर जुना के घर वाले क्या कहेंगे सोच कर रुक जाता था। घर वालों का डर ऐसी चीज़ है जो आशिक को मरने देती है ना जीने। बहरहाल सब कुछ पस से पुश्त डालता वो अस्पताल जाने को तैयार था। इतने में तोकीर गुनगुनाता हुआ इधर आ गया। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। ऐसा लग रहा था कि वो शाहिद को चढ़ा रहा था। बहरहाल शाहिद इसको नजरअंदाज करता गाड़ी की चाबी उठाया, बाहर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो शाहिद के बढ़ते कदम रुके। शाहिद दरवाज़ा खोला। किचन में मुलाजमों के साथ लगी इसकी अम्मी बोली। शाहिद जो दरवाजे की तरफ ही बढ़ रहा था, जाकर दरवाज़ा खोला। सामने इसकी बहन लारेब और इसकी नंद हिफ्जा दरवाजे पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद ने नजरें झुकाए हुए सलाम किया और इनको अंदर आने के लिए कहा। अम्मी लारेब को देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा शोहर वो क्यों नहीं आया साथ? अम्मी आप तो जानती हैं इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल रखा है, इसको कहाँ फुर्सत। और सुनाए अम्मी बशर नहीं आई थी? बेटा तुम जानती हो उसके शोहर की आदत। जी हाँ अच्छी तरह। और तुम सुनाओ हफ्जा स्टडी कैसी जा रही है? अच्छी। हफ्जा ने मुस्कुरा कर बताया था। नजरें बिला इरादा बार बार शाहिद की तरफ उठ रही थी जो सर झुकाए बेजार सा खड़ा था। शायद तुम इनके पास बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मी उठकर किचन की तरफ चली गई थी। हफ्जा कैसी जा रही है स्टडी? अच्छी, शाहिद ने धीमे से कहा। लारेब की नंद हिफ्जा काफ़ी स्टाइलिश थी लेकिन शाहिद इसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। हिफ्जा ने ऑरेंज कलर की शॉर्ट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी लेकिन शाहिद की पसंद महमजुना थी और इसका मुकाबला किसी से नहीं करता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तोकीर बालों में हाथ डाले, बालों को सीधा करते हुए आ गया। बाल इसकी फर्स्ट प्योरिटी थे। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे शहजादे, क्या चल रहा है? लारेबी से गले मिलते हुए बोली। चलना क्या है अप्पी, चल तो शाहिद भाई के दिल में रहा है कुछ। शाहिद ने गुस्से से तोकीर को घूरा और हफ्जा शर्मा गई तो गोया तोकीर का इशारा इसकी तरफ हो। इतने में अम्मी चाय लेकर आ गई। लारेब ने उठकर अम्मी से ट्रे ली। अम्मी अब बहुत हो गया, अब अपने लिए बहू ले आए। लारेब ने मशवरा दिया। जी हाँ। तोकीर उछलकर बोला हमारे भाई की जल्द नसीब खुलें ताकि अपना नंबर आए। अम्मी मैंने तो लड़की भी देख रखी है। लारेब ने हिफ्जा की तरफ इशारा करते हुए कहा। शाहिद एकदम खड़ा हो गया। आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जब शादी करनी होगी तो मैं खुद अम्मी को बताऊंगा। ये रवैया देखकर हफ्जा उठकर कमरे में चली गई। शाहिद ये बात करने का कौन सा तरीका है? अम्मी को शदीद गुस्सा आया था इस पर। शाहिद पाँव पटकता हुआ बाहर निकल गया। अम्मी ये शाहिद को क्या हुआ? इससे पहले तो इसने ऐसे कभी बात नहीं की। लारेब उदासी से बोली। ये सब मोहब्बत की वजह से अम्मी। तो तोकीर शरारती अंदाज में बोला। लारेब ने तलख लहजे में कहा मतलब ज़रूरी ऐलान ख़वातीन हज़रात, शाहिद मैम जुना को पसंद करता है। तोकीर बालों को स्टाइल से झटकते हुए बोला तो लारेब के हाथ से चाय का कप ज़मीन पर गिरा। क्या हुआ लारेब? अम्मी ने लारेब की इस तरह के रिएक्ट करने पर हैरानी से पूछा। अम्मी ये शाहिद क्या कहकर गया है? आप अच्छी तरह जानती है कि हफ्जा और शाहिद की बचपन से मंगनी हुई है और अगर शाहिद किसी और को पसंद करता है, ये बात अगर मेरे ससुराल में पता चलेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लारेब को अपनी फिक्र खाई जा रही थी। सब्र रखो और लारेब, शाहिद अभी छोटा है, इसे क्या मालूम कि कब कैसे बात करनी है। अम्मी ने गोया बात टाली ही थी वरना वो जानती थी कि शाहिद को वो जिस बात को पकड़ ले इसको फिर छोड़ता नहीं है।
और तुम यहाँ क्या खड़े क्या कर रहे हो, जाओ हिफ्जा को देखो, बच्ची रो रही होगी। अम्मा ने तोकीर को अच्छा खासा लताड़ा था, जो बोलने से पहले सोचता नहीं था कि कौन सी बात बताने वाली है और कौन सी नहीं। अच्छा अम्मी, तोकीर मुंह लटकाए बालों को हाथ से ऊपर करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। घर से निकलते ही शाहिद ने गाड़ी स्टार्ट की। हवा के संग वो गाड़ी भगाता हुआ ले जा रहा था। इस वक्त जो हर इंसान को घर वालों से गिले शिकवे होते हैं, इससे बीते घर वालों की को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। काश लारे बापा की जगह बुशरा आपा आ जाती और मैं इनसे अपने दिल की बात शेयर करता, पर नहीं। लारे बापा आ गई अपनी दौलत की पटारी लेकर। दूसरी तरफ वो जोना का यूं बेहोश हो जाने से परेशान कर रहा था। इन्हीं सोचों में गुम अस्पताल आ गया। शाहिद ने गाड़ी पार्क की और रिसेप्शनिस्ट से के पास गया। यहाँ जोना नाम की मरीज कहाँ एडमिट है, इसने नर्स से पूछा। 3rd फ्लोर रूम नंबर 202। नर्स ने रजिस्टर चेक करके बताया तो वो भागता हुआ वहाँ पहुंचा। रूम के बाहर जोना का भाई खड़ा डॉक्टर से बातचीत कर रहा था। पैसों का इंतजाम बहुत मुश्किल है, आप कुछ मेडिसिन दे दें, तब तक हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। जोना का भाई परेशान था, बार बार रूम में पड़ी जोना को देखता। शायद हैरान हो गया कि अचानक बेहोश होना क्या कोई बीमारी है जिसका इलाज ना हो। इसने वार्ड में लगे हुए शीशे के अंदर देखा तो इनको देखकर हैरान रह गया। जोना के लंबे काले बाल इसके सर पर नहीं थे, बालों से आ रही सर के साथ वो लेटी हुई खामोशी से छत को तके जा रही थी। शाहिद ने परेशानी से वार्ड रूम पर नाम देखा तो देखता ही रह गया। इसे लगा कि आसमान इसके सर पर आ गिरा हो। इसे अपनी सांसें उखड़ती हुई मालूम हो रही थी। सीने पर हाथ रखे दीवार का सहारा लेता वो जमीन पर बैठता चला गया। इसके कान साई साई कर रहे थे और इर्द गिर्द क्या हो रहा था इससे कुछ मालूम ना था। मालूम था तो बस इतना कि मताए जान इसकी जिंदगी, इसकी मौत, इसकी जोना मौत की दहलीज पर खड़ी है। ओह, ये शाहिद कहाँ रह गया? अम्मी, इसका कुछ पता किया करे, आजकल किन चक्करों में पड़ा है, न जाने किसकी नज़र खा गई। मेरे भाइयों को अच्छे भले मेरी हर बात सुन लेते थे, अब बात करने पर काट खाने को दौड़ते हैं। लारे बबी वहीं बैठी भाइयों के बदले हुए रवैये पर आहें भर रही थी। कुछ बहनें अपने घर की होने के बावजूद भाइयों को सुकून का सांस नहीं लेने देती। इनकी ज़िंदगी हर मामले में दखल अंदाजी करने को अपना हक समझती हैं। तुम क्यों अपना दिल जला रही हो? सब बेहतर होगा, वैसे भी अल्लाह सब बेहतर करने वाली ज़ात है। अम्मी ने इसे प्यार समझाया। बुशरा भी आ जाती तो कितना अच्छा होता, कितना वक्त हो गया सबको साथ बैठे हुए। लारे बाबा अपनी बहन को याद करके आहें भर रही थी। इतने में बेल बजी। तोकीर दरवाजे पर, देखो कौन है? अम्मी ने तोकीर को आवाज़ दी। एक मैं ही हूँ, इस घर में बंदा छोटा भी ना हो। तोकीर आराम आराम से दरवाजे की जानिब जा रहा था और बड़बड़ा रहा था। ओह, तो आप हैं जनाब, याद आ गई घर की। अम्मी आपके दुलारे आए हैं इस्तकबाल में, फूल बचाएं। तो कीन दरवाजा खोला तो सामने ही शाहिद को पाया तो उसे छेड़ने लगा। कहाँ थे तुम शाहिद? अम्मी इतनी परेशान हो रही थी, ये क्या लापरवाही है? शाहिद के अंदर दाखिल होते लारेब खड़ी होकर बास बस करने लगी, मगर शाहिद बिना जवाब दिए कमरे की जानिब चला गया और धीरे धीरे तोकीर भी पीछे हो लिया। शाहिद बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन तोकीर बजाय इससे परेशानी की वजह पूछने गाना गाने लगा। आंखों ने पहने ख्वाब के गहने, पलकों पे गम के बोझ उठाए, खुशियों की रिमझिम, प्यार के मौसम आए, मगर क्यों रास ना आए। दर्द को दिल की तह में छुपाए, जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है। बस कर दे यार, तो कि पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। शाहिद तकरीबन रोने देने को था, वो सर पकड़कर बेड से उठकर कारपेट पर बैठ गया। वही तो मैं परेशानी की वजह जानना चाहता हूँ। शाहिद खामोश हो गया। देख शाहिद, मैं तेरा भाई होने के साथ साथ तेरा दोस्त भी हूँ, तो मुझे भी नहीं बताएगा? तो कि नहायत संजीदा अंदाज में शाह से मुखातिब हुआ। यार तू तो जानता है जुना मेरी ज़िंदगी, अगर मुझे वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मोहब्बत की राह इतनी कठिन होती है कभी सोचा नहीं था। शाहिद अब तो बहेलिया बजवाना छोड़ दे और सीधे मुद्दे पर आ। जुना भाभी के बारे में कोई बात है ना तो मुझे खुलकर बता, हम अब्बू को इत्मीनान में लेकर सारी बात बता देंगे। तू बात बता, क्या बात है? तोकीर ने अच्छे भाइयों की तरह ऐसे दराफ्त करना चाहा। यार तोकीर, जुना को कैंसर है, तोकीर को सकता हो गया था। शाहिद तू होश में तो है? ये क्या कह रहा है? तोकीर को लगा वो मजाक कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जुना के बगैर नहीं रह सकता। शाहिद खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। शाहिद अम्मी शाहिद अम्मी इस बात को कभी नहीं मानेगी, बल्कि अम्मी ही क्या, कोई भी माँ अपनी औलाद को जानबूझकर खाई में क्यों धकेलेगी? तोकीर, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, बस मुझे जुना मिल जाए और मुझे तेरा साथ चाहिए। तू मेरा साथ देगा या नहीं? शाहिद ने उम्मीद से तोकीर की तरफ देखा। तू जानता है मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ सकता, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तोकीर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। जुना का रिश्ता बचपन में इसकी फूफी ज़ाद शबीर से तय पाया था, जो दौलतमंद होने के साथ साथ मगरूर भी था। गरीब लोगों को जूती की नोक पर रखता था, लड़कियों में दिलचस्पी लेने वाला था। जुना से भी उम्र में कहीं ज़्यादा था और इसमें सिर्फ एक खूबी थी, वो जुना से शादी के लिए तैयार था। इसकी बीमारी के बारे में जानते हुए लेकिन जुना इससे शादी पर रजामंद नहीं थी। वो पाक दामन लड़की दौलत की बुनियाद पर अपनी जीवन साथी नहीं चुनना चाहती थी। वो अपनी कम जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजारना चाहती थी। शख्स के साथ वो नहीं रह सकती थी जिसके किरदार के किसे हर दूसरा आदमी जानता है। वो बिस्तर मर्ग पर लेटकर यही सोचती रहती कि कोई मुझसे भी मोहब्बत करता, मैं भी किसी को भरोसे के लायक समझती, कोई मेरा काम समझता।
در جانے کے لیے اللہ نے ماں دی اور وہ بھی چھین لی، کیا زندگی دی ہے ربا۔ شاہد اٹھا اور گاڑی بھگاتا ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ شاہد کسی کی کھٹارا سی بائک لے کر اپنا سفر برقرار رکھا اور زنا سے ملنے کی بات دل میں رکھے بھاگتا ہوا بائک لے جا رہا تھا۔ آج اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی بائک کی حالت پہ۔ گھر پہ توقیر نے ابو کو بلا کر تمام معاملات سنبھال لیے۔ ابو نے کہا کہ شاہد پہ ہم اپنی پسند مسلط نہیں کریں گے، وہ جیسا چاہے گا، جیسا چاہے اللہ اس کے لیے بہتر کرے گا۔ اس سے کہو کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور رہی بات لاریب اور حفظہ کی تو وہ کافی سمجھدار ہے، میں سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گی۔ اس دن کے بعد شاہد میں ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی تھی اسپتال جانے کی۔ وہ ڈر گیا تھا بہت، یہ خوف اسے کھایا جا رہا تھا کہ زنا کو کچھ ہو گیا تو۔ موت تو وہ نہیں ہوتی جس میں آپ مرتے ہو، موت وہ ہوتی ہے جس میں دل کے مکینوں کو تڑپتے ہوئے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھتے رہو۔ دل کو تسلی دیتا ہوا بڑی مشکل سے اپنے ریزہ وجود کو سنبھالتا اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ رستے میں بے ہنگم ٹریفک اسے خوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد ٹریفک چھٹا تو اس نے گاڑیوں کے پھیلتے طوفان سے نکالی۔ اسپتال پہنچ کر وہ زنا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ کیا! اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دروازے کی اور سے جھانک کر دیکھا، اندر زنا کے بھائی نے مرتی ہوئی بیماری زنا کا رشتہ طے کر دیا تھا، شادی پکی کر دی تھی۔ شاہد دیوار کا سہارا نہ لیتا تو وہ گر جاتا، اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پر ٹوٹا ہے۔ وہ اپنے زندہ ہونے کے یقین دہانی چاہتا تھا، تبھی زنا کی کمزور نقاہت زدہ آواز ابھری، بھائی میں نہیں کروں گی شادی تمہیں کرنی ہوگی، ہنس کر نہ سہی تو رو کر رو کر نہ سہی تو ہنس کر، ہر حال میں۔ اس کے بھائی کا لہجہ جذبات سے عاری تھا، یوں لگتا تھا کہ سامنے انسانی پتھر کھڑا ہو۔ ہیلو، نکاح خوان کو لے کر آنا، اس کے بھائی نے موبائل پر کسی کو کہا تھا۔ زنا نے تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، ایک خاموش سا احتجاج تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ شبیر کینیڈا واپس چلا گیا ہے اور اس نے زنا سے نکاح کا بھی انکار کر دیا ہے۔ زنا نے فون پر بات سن لی تھی جس سے اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی ہو، خیر اس کا بھائی وہاں سے چلا گیا۔ اچانک زنا نے دیکھا کہ شاہد کھڑکی میں کھڑا ہے، کہ زنا نے اشارے سے اندر بلایا۔ شاہد سر جھکا اندر داخل ہوا۔ اگر شاہد آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں، کھڑکی سے کیوں جھانک رہے ہیں؟ شاہد کچھ بولا بھی نہیں، بس اسے دیکھتا رہا نم آنکھوں، تکلیف دہ دل سے۔ زنا کے بھائی اور بھابھی آگے۔ زنا کی بھابھی پہلے اس سے نفرت کرتی تھی، چاہتی تھی وہ ان کی زندگی سے نکل جائے، انہیں موقع مل گیا تھا بات کا بتنگڑ بنانے کا۔ اوہ، تو یہ چل رہا ہے میڈم کی زندگی میں، تبھی میں کہوں کہ اچھا خاصا رشتہ ٹھکرایا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھ لیا اپنے بیجا لاڑ پیار کا نتیجہ، اپنا یار ہسپتال میں بلا لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بھابھی انتہائی جاہلانہ انداز میں بولی، بھابھی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ میرا اسٹوڈنٹ اور یہاں میری عیادت کو آیا ہے۔ زنا نے خاموش سا احتجاج کرنا چاہا، اچھا تو کیا یہی تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے اسکول میں؟ یہ ایک ہی ہے جسے تعلیم دی جاتی ہے؟ اس کی بھابھی اسے آج بخشنے والی نہیں تھی، اس کی بیماری کی بھی پرواہ نہیں تھی، ان کی طرف سے کل کی مرتی آج مرے۔ بھابھی اللہ کا خوف کریے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زنا کے آنسو نہیں رک رہے تھے، ایسے بے ہودہ الزامات پر اس کا جگر چھلنی ہو رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، کالج میں اتنے طلبوں میں سے صرف یہی تمہاری عیادت کے لیے کیوں آیا ہے؟ بھابھی کسی صورت بھی مطمئن نہ ہو رہی تھی۔ شاہد آپ جائیں یہاں سے، زنا نے شاہد کو جانے کو کہا، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اتنی بے عزتی پر پانی ہو رہی تھی۔ رکو لڑکے، کیوں جائیے یہاں سے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ جو منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ بھابھی کی توپوں کا رخ اب شاہد کی طرف تھا۔ یہ ٹیچر ہے میری، شاہد نے ہولے سے سر جھکا کر کہا۔ آج کل کے لڑکے توبہ سے پڑھاتی ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے تم لوگوں کے بیچ؟ بھابھی کے شک کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ شاہد کی آواز اب کہ تھوڑی اونچی ہوئی۔ میرا مطلب تو ظاہر ہے کہ کل زنا کو ڈسچارج کیا جائے گا تو اپنے گھر والوں کو قاضی سمیت لے آ، یہ مصیبت کا ٹوکرا اٹھا اور لے جا۔ بھابھی نے وہ بات کر دی جس کے لیے اتنا ہنگامہ کیا تھا۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زنا پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ تو چپ کر، اگر تیرے بھائی کی عزت بچانی ہے نا تو چپ کر جا، تیرے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ بھابھی اپنی زبان کے جوہر سے ہی منہ بند کروا دیتی تھی۔ چل بیٹا، 2 بجے اپنے گھر والے اور قاضی کو لے کر ہمارے گھر پہنچ جانا۔ بھابھی نے شاہد کو باہر کا راستہ دکھایا۔ بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز مت کریں۔ زنا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ جو کر رہی ہوں نا ٹھیک ہے، اگر زیادہ زبان چلائی نا تو تیرے بھائی کے سامنے عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑوں گی۔ بھابھی کی دھمکی کارآمد ثابت ہے۔ زنا پھر مزید کچھ نہ بولے۔ زنا کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ زنا کا بھائی ڈسچارج پیپر لے کر آیا تھا تو بھابھی کے ساتھ تھا، لیکن ڈاکٹر کے اشارے پر باہر چلا گیا تھا اور اندرونی واقعے سے بے خبر تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل اپنے ماں باپ کو لے آؤں گا، قاضی سمیت شاہد کہتا ہوا ایک سرسری سی نظر روتی ہوئی زنا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ یہ کیا تھا؟ بھائی نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بھیگی بلی بن گئے۔
توقیر گھر میں سب کو نکاح کے لیے راضی کر لیا اور سب تیاری کے ساتھ زونا کے گھر پہنچ گئے۔ توقیر نے گھر میں سب کو لاریب کو کیسے راضی کیا شاہد نہیں جانتا تھا۔ وہ بس خوش تھا، بہت زیادہ خوش، جس کو اس نے چاہا تھا آج دلہن بن کے اس کے آنگن میں اترنے والی تھی۔ بارات زونا کے گھر ہی لے جائے گی۔ نکاح کی ساری تقریب کا انتظام زونا کے گھر کیا گیا تھا اور یہ بات اتنے انتظامات کا خرچہ شاہد نے اٹھایا تھا، اور ورنہ اس کی بھابھی تو چائے بھی نہ پوچھتی اپنے پیسوں سے اپنے کچن کی۔ زونا نے نکاح کے لیے سفید میکسی پہن رکھی تھی، جس کے ساتھ بالوں کی وگ پہنے لال دوپٹہ سلیقے سے سر پر سجائے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نکاح کے انتظامات ختم ہوئے، زونا کی رخصتی کر دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زونا کے استقبال کے لیے توقیر نے بینڈ باجا اور پھولوں کی تیاری کر رکھی تھی۔ زونا ظاہری طور پر بہت خوش تھی، لیکن اندر سے سوچ رہی تھی کہ ان کا گھر آباد ہونے کی بجائے ویران ہو جائے گا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو۔ ساری رسومات ہوئی اور زونا کو کمرے میں لے جایا گیا جو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے چمک رہا تھا۔ زونا جس رستے سے گزری اس پر بھی اس کے لیے پھول بچھائے ہوئے تھے۔ زونا کو اتنے زبردست استقبال کی امید نہیں تھی۔ زونا بہت غور سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے زونا کو دل سے اچھی لگی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جب ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ گلا کھنکارتا شاہد اندر داخل ہوا۔ زونا کا سر خود بخود جھک گیا۔ شاہد دھیرے دھیرے چلتا زونا کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زونا نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ میں جانتا ہوں آپ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، سب کچھ بہت جلدی ہو گیا۔ بہرحال آپ کو وقت چاہیے ہوگا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، چینج کر کے آرام کر لیں۔ شاہد بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اور آپ شاہد کیسے قبول کریں گے ایک بیمار کو؟ زونا کے ذہن میں جو سوال تھا وہ پوچھ لیا۔ جن سے محبت ہو ان کو دل سے قبول کر لیا جاتا ہے، اور میں آپ کو دل سے قبول کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ زونا کو یقین آ رہا تھا اس کے الفاظ پر۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مگر کب سے؟ کچھ گھنٹے سے۔ زونا اس کے قریب ہوئی۔ نہیں، سالوں سے۔ آپ کی وجہ سے کالج میں دوبارہ داخلہ لیا۔ میں نے آپ کی بیماری کا سن کر اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ بس زندگی تو آپ کے سنگ جینی تھی میں نے۔ شاہد کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ سچ؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے مجھ سے۔ زونا نے مہندی والے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے جن پر شاہد نے اپنے ہاتھ رکھے۔ دونوں مسکرا دیے۔ زندگی اور موت کے درمیان جھولتی مسکراہٹ۔ صبح کا ناشتہ زونا کے گھر والوں کی طرف سے آیا تھا۔ جانے کیسے بھابھی اتنی مہربان ہو گئی کہ ناشتہ ہی بھیج ڈالا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے خالص گھر کے بنے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حلوہ پوڑی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناشتہ بلا شبہ بہت اچھا تھا اور سب بہت مزے سے کھا رہے تھے۔ ہم اس قسم کا کھانا نہیں کھاتے، عجیب پینڈو لوگ ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں پتہ اتنی چکنی اور گھی والی چیزوں سے فگر خراب ہو جاتا ہے۔ لاریب نے اپنے دل کی بھڑاس سے اس پہ نکالی، مگر ساتھ وہ مزیدار ناشتہ بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ زونا نے شکوہ بھری نظر سے شاہد کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اگنور کرنے کو کہا۔ بھابھی آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ زونا نے بھابھی کو مخاطب کیا۔ تکلف کیسا؟ یہ تو رسم ہوتی ہے۔ بھابھی کے لہجے میں چاشنی ہی چاشنی تھی۔ باتوں باتوں میں ہی سب نے ناشتہ ختم کیا۔ ابھی زونا کے گھر والے بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ زونا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ بشرا نے زونا کو بہت اچھا تیار کیا تھا۔ گلابی جوڑے میں ملبوس اور دوپٹہ گلے میں ڈالے، کالے بالوں کی وگ پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی، بالکل کسی حور کی طرح۔ بشرا نے ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر لیا تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھل گیا۔ بشرا جو پہلے ہی سے اندر بیٹھی ہوئی تھی بولی، ارے لاریب آؤ اندر۔ لاریب کا موڈ کافی خراب تھا۔ اتنے غریب گھر کی لڑکی ہم اپنی بھابھی بنائیں گے، سسرال میں میری ناک کٹ کے رہ جائے گی۔ اچانک سوچ بچار میں لاریب کی نظر اس کے بالوں پر پڑی۔ یہ کیا آپ نے وگ لگا رکھی؟ آپ کے اپنے بال کتنے ہیں؟ وہ جھکتے ہوئے بولی، چھوٹے ہیں اور میں شوق سے وگ لگاتی ہوں۔ لاریب بندر میں بڑبڑائی، ایک تو ان مڈل کلاس لوگوں کے شوق۔ لاریب تم جا کر دیکھو سب تیاری پوری ہے۔ بشرا نے کہا، ہاں آپ تیاریاں ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم ویسے بھی نہ جانے کیا کیا خواب سجائے تھے بھائی کی شادی کے لیے۔ اس کی باتوں کا آپ برا مت منائیں گا، یہ زبان کی کڑوی ہے لیکن دل کی بہت نرم، بشرا نے زونا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے پر توقیر تھا۔ بشرا آپا بھابھی کو لے کر پارلر پہنچ جائیے، کال آئی تھی بیوٹیشین کی، پھر حال کے لیے بھی آپ کو اور بھابھی کو پک کر لوں گا، توقیر کہتا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ زونا شاہد کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ شاہد کی امی بہو سے زیادہ بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اسے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ توقیر بھابھی کرتا نہ تھکتا تھا۔ شاہد کے ابا بیٹے کو خوش دیکھ کر اندر تک سرشار ہو جاتے۔ بشرا ایک بہت اچھی لڑکی تھی، روایتی نندوں جیسی بالکل نہ تھی، نند کے زیادہ وہ زونا کی دوست بن گئی تھی۔ باقی بچی لاریب تو وہ بھی کوئی روایتی نندوں جیسی نہ تھی، مگر اس نے اپنی بھابھی کے طور پر ہمیشہ افضا کو دیکھا تھا، اس لیے تھوڑی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ زونا اتنی محبت پا کر بہت خوش تھی، وہ جینا چاہتی تھی، مگر ہائے زندگی جینا اس کی تقدیر میں نہیں تھا۔
जुना की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। घर में जुना की बीमारी के बारे में सिर्फ तोकीर और शाहिद जानते थे। जुना की ख़राब तबीयत के बायस अम्मी परेशान रहती थी। आज मैं बहू को अस्पताल लेकर चलती हूँ, पता तो लगे इससे हो क्या रहा है, मुझे बहुत टेंशन रहती है। शाहिद एकदम से बोला, नहीं अम्मी मैं खुद ले जाता हूँ, आप वैसे भी बहुत सब थके हुए हैं। शाहिद ने बात संभालनी चाहिए। अम्मी शाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपकी तबीयत ख़राब होगी तो शाहिद खुद ले जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी शाहिद खुद ले जाएगा। बुशरा ने कहा। बस आते ही ड्रामे शुरू कर दिए। लारेब ने बुरा सा मुंह बनाया। खैर तोकीर ने गाड़ी निकाली और वो दोनों जुना को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वो पहले ही ले चुके थे। जल्दी से वो डॉक्टर के रूम में पहुंचे। डॉक्टर ने जुना का मुकम्मल चेकअप किया। तोकीर और शाहिद पूरी उम्मीद थे कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए, जुना को कुछ ना हो। आई एम सॉरी, आपकी वाइफ के पास बहुत कम दिन है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर के अल्फाज थे। ये तूफान शाहिद को अपना आप किसी खाई में गिरा हुआ लगा था। तोकीर दोनों को संभालता घर ले आया। ये बात अभी भी सबसे पोशीदा रखी गई थी। 3 महीने बाद आज जुना का बर्थडे था। वो इस दिन तोहफा लेना नहीं शाहिद को देना चाहती थी। आसमानी पाँव को छूती फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में डाले, विग लगे बालों को स्टाइल से बांधे, हल्के हल्के मेकअप के साथ वो हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही थी। तैयार होकर वो होटल पहुंची। शाहिद मेरे बर्थडे है और मैं रेस्टोरेंट में आपका इंतजार कर रही हूँ। शाहिद का नंबर मिलाते से मुस्कुराते हुए मुख्तसर कहकर कॉल मुंतका कर दी। थोड़ी देर तक शाहिद पहुंच गया था। हेलो सॉरी थोड़ी देर हो गई जाने। शाहिद ने इसके कंधों पर हाथ रखे मोहब्बत से सरशाल लहजे में कहा, कोई बात नहीं। जुना हल्का सा मुस्कुराई। आज के दिन मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मना तो नहीं करेंगे? जुना ने टेबल पर रखे शाहिद के हाथ पर अपना हाथ रखा। नहीं मेरी ज़िंदगी मेरी जान, आपका हुक्म। सर आंखों पर शाहिद ने मुस्कुराकर सर को हल्का सा खम दिया। आप मुझसे वादा करें, मैं चाहती हूँ वो आप अभी करेंगे? जुना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जी हाँ ज़रूर, आप हुक्म तो कीजिए। शाहिद ने इसके बड़े हुए हाथ को थाम लिए। आए मेरे साथ। शाहिद का हाथ थामे वो होटल के अंदर जहाँ कमरे में बने हुए थे ले गई। दोनों आगे पीछे एक कमरे में दाखिल हुए। शाहिद कमरे की डेकोरेशन देखकर दंग रह गया। कमरे को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। दीवारों पर लगी लाल कलियां, फर्श पर बिछे लाल फूल और सामने सोफे पर सुर्ख लहंगे में बैठी सहमी कोई मासूम सी लड़की। इतराफ के सोफों पर कुछ मस्जिद लोग और मौलवी साहब बैठे थे। शाहिद ने हैरानी और नासमझी से जुना की तरफ देखा। जुना ने इसका इशारा समझकर मुस्कुराकर सर थोड़ा सा हिलाया और इसका हाथ थामने सजी सवरी दुल्हन की तरफ बढ़ी। दुल्हन के पास पहुंचकर जुना ने शाहिद को दुल्हन के पहल में बैठाया। शाहिद का कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ मगर जुना का ख्याल करके चुप हो गया। जुना ने मौलवी साहब की तरफ इशारा किया तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और हाथ में पकड़ी फाइल खोली। शाहिद खान, सिद्रा जमील को 1 लाख हक मेहर के साथ आपका निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी के अल्फाज शाहिद पर आसमान बनकर गिरे थे। शाहिद ने सर उठाकर सामने खड़ी अपनी मताए जान को देखा। शाहिद के होश उड़ गए। ये सब क्या है जुना, ये क्या हो रहा है? ये मेरी सालगिरह का मुझे तोहफा दे रहे हैं आप? जुना ये गलत है। शाहिद ने एहतजाज करना चाहा। दूसरा निकाह गलत नहीं है। शाहिद प्लीज़ मुझे मायूस मत करे, मेरे बाद आप खुश रहें, मुतमी रहें, मैं ये चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे खुश रह सकता हूँ जुना, तुम से ही मेरी हर खुशी है। शाहिद प्लीज़ हकीकत की दुनिया में रहकर सोचें प्लीज़, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं नहीं करूँगा निकाह। शायद फैसला कुन अंदाज में कहकर उठ गया। ठीक है मत करें, मगर मैं आपसे रूठ कर ही मरूंगी। मेरे बाद आपको ये बात खाएगी कि मैं मरते वक्त आपसे खफा थी। इसकी बात पर शाहिद का दिल लर्ज उठा। इसने शाकी नज़रों से जुना की तरफ देखा। आपको मेरी कसम है शाहिद। जुना ने फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। वो बेबसी और खामोशी से वापस सोफे पर बैठ गई। शाहिद के हाथ में निकाह के पेपर और पेन था। साइन करें शाहिद। लेकिन जुना बस साइन करें। शाहिद ने तकलीफ से बिलबिलाते दिल के साथ कांपते हाथों से साइन कर डाले। कबूल करते वक्त इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। आंख से एक आंसू निकलकर गोद में आ गिरा। जुना ने अपनी दोस्त सिद्रा से शाहिद का निकाह करवा दिया। सिद्रा बहुत अच्छी और वफादार लड़की थी जिसके साथ शाहिद ज़िंदगी इत्मीनान से गुजार सकता था। अम्मी अम्मी किधर हैं आप? घर में कदम रखते ही जुना ने अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया। सांस ले लूं बेटा, क्या हो गया? अम्मी के साथ लारेब और बुशरा भी ड्राइंग रूम में बाहर निकली थी। ये कौन है? लारेब ने हैरानी से दुल्हन बनी लड़की की तरफ देखा, इशारा किया। सीढ़ियाँ फलांगता तोकीर भी नीचे आ गया था। आवाज़ सुनकर अब्बा भी कमरे से निकल आए थे। अब सबकी नज़रों में एक ही सवाल था, ये दुल्हन कौन है? अपनी बहू और बेटे का इस्तकबाल नहीं करेंगी जुना? बेटा मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी ने ना समझी से इसे देखा। अम्मी जान मैं आपको समझाती हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है, मैं लास्ट स्टेज में हूँ। जाते जाते आपका घर वीरान तो करके जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने शाहिद का दूसरा निकाह करवा दिया। ये बात करते हुए जुना की आंखें नम थी और बात करते ही धर्म से ज़मीन पर गिरी। जुना को जल्दी से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पहुँचते ही जुना की रूह परवास कर गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। शाहिद की जुना मर चुकी थी। सिद्रा भी एक अच्छी लड़की थी लेकिन वो जुना की जगह कभी ना ले सकी। शाहिद इसकी यादों में ज़िंदगी गुजार रहा था। लारेब काफ़ी शर्मिंदा थी अपनी जुना के साथ तल्ख रवैये
پر اس نے مرتے مرتے گھر ویران نہیں ہونے دیا تھا بلکہ آباد کرنے کا سوچا تھا۔ تو کیر کی تو جیسے وہ ماں تھی، پہلے استانی پھر بھابھی، آج بھی گھر زونا کی یادوں سے بھرا تھا۔ زونا کی وجہ سے لاریب کا تلخ رویہ بھی بدل گیا تھا۔ سدرا پورے گھر کو سنبھالتی تھی۔ اللہ نے سدرا کو ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے زونا رکھا۔ سب خوش تھے، مگر اس خوشی کے دائرے میں ایک خلا سا زونا کی جدائی نے ڈال دیا تھا۔ بہت کم عرصے میں بھی زونا نے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ تو یوں یہ ناول ختم ہوا۔ ایک چھوٹا سا ناول تھا۔ کبھی کبھی ناول کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، تھوڑی سی سیڈ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کو ایسی بیماری ہو جائے، اگر بر وقت علاج نہ ہو تو وہ لاسٹ میں مر ہی جاتا ہے۔ امید کرتی ہیں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ناول کافی اٹریکٹیو تھا کیونکہ اس میں زونا کا کردار کافی سٹرونگ تھا۔ تو انشاءاللہ اپنے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں، آپ کے لائکس بہت کم ہو گئے ہوئے ہیں جس سے ہم لوگوں کا چینل کی ریچ بھی بہت ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے۔ تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اتنے عرصے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چینل کو پھر سے اس کی ریچ کو بڑھا دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔